शहर से बहुत दूर एक गांव था। उस गांव में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस झूले पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन घसीटा और उसकी पत्नी निर्मला सो रहे होते हैं। तभी उन्हें खिड़की से किसी के रोने की आवाज आती है। इस वजह से घसीटा की नींद खुल जाती है। अरे ये कौन है? हे भगवान, लगता है ये आवाज उसी बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही है। अरे निर्मला, जल्दी उठो, देखो ना, आज फिर से वही रोने की आवाज आ रही है। हे भगवान, ये रोने की आवाज तो उसी झूले की तरफ से आ रही है। तुम डरो नहीं, मैं अभी देखता हूँ। फिर घसीटा खिड़की की तरफ जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे झूले पर एक औरत दिखाई देती है। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी होती है और रो रही होती है। अरे निर्मला, जल्दी यहाँ आओ, देखो झूले पर कोई बैठा हुआ है। फिर निर्मला भी जल्दी से खिड़की की ओर जाती है और उस औरत को देखने लगती है। अजी, ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसने इस झूले पर अपना कब्जा कर रखा है? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो सिर्फ एक औरत है। अजी, भला रात के 2 बजे कौन पेड़ के नीचे झूला झूलता है? अब तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। अरे रुको रुको, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया जो खुद मौत के मुंह में मरने के लिए जाना चाहते हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी वह चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। ये सब देखकर वे दोनों डर जाते हैं। अरे मर गए रे, ये तो गायब हो गई। मैंने आपसे कहा था ना जी, ये कोई आम औरत नहीं है। तुम सही कहती हो निर्मला, इस झूले में जरूर कोई गड़बड़ है, तभी कोई गांव वाला इसके आसपास जाने में भी डरता है। अजी, आज तक तो हमने इस झूले के बारे में सिर्फ अफवाहें ही सुनी थी। आज तो अपनी आंखों से देख लिया। मैं अब इस घर में और नहीं रहने वाली। फिर अगले दिन निर्मला का भाई अपनी पत्नी के साथ शहर से उसके घर आता है। अरे निर्मला बहन, तुम कहाँ हो? अरे भाई, तुम आज तुम्हें अपनी बहन की याद कैसे आ गई? बस ऐसे ही, बहुत दिन हो गए थे तो मैंने सोचा अपनी प्यारी बहन से मिल लूं आज। फिर वे लोग पूरा दिन हंसी मजाक करके बिता देते हैं। और फिर रात होने पर, बबलू भाई, तुम नीलू के साथ इस कमरे में सो जाओ, हम साथ वाले कमरे में सो जाते हैं। और हाँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। फिर इतना बोलकर निर्मला अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद नीलू की नजर खिड़की के बाहर उस झूले पर पड़ती है। अजी, इधर आइए, वो देखिए, वो पेड़ के नीचे एक झूला लगा हुआ है। हमारे शहर में तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। चलिए ना, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का, चलिए ना। अरे रुको रुको, अभी तो रात हो गई है, सुबह होते ही झूल लेना, अभी सो जाओ। फिर इतना बोलकर बबलू सोने चला जाता है, लेकिन नीलू उसी झूले को देखती रहती है। अजी सुनिए ना, चलिए ना, मेरा बहुत मन है। लेकिन बबलू नीलू की बात को अनसुना कर देता है और सो जाता है। फिर नीलू सोचती है, अरे ये झूला तो एकदम घर के पीछे ही है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर इतना सोचकर नीलू घर से अकेले ही निकल पड़ती है और सीधा उस झूले के पास पहुंच जाती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही निकला। आज तो मजा ही आ गया। फिर नीलू उस झूले पर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है और गाना गाने लगती है। पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। अरे वाह। फिर नीलू कुछ देर रात खुशी खुशी झूला झूलती रहती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। चलो अब घर चलती हूँ, अगर इनकी नींद खुल गई तो ये बहुत नाराज हो जाएंगे। फिर जैसे ही नीलू उस झूले से उतरने लगती है तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पकड़ कर रखा है और वो झूले से नीचे नहीं उतर पा रही। वो बहुत डर जाती है। अरे अरे ये क्या, कौन है जिसने मुझे पकड़ कर रखा है? वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरे मर गई रे, मैं इस झूले से क्यों नहीं उतर पा रही? बचाओ बचाओ, कोई है?
माँ जी सुनते हो, मेरी मदद करो। तभी नीलू की आवाज सुनकर बबलू की नींद खुल जाती है। निर्मला और घसीटा भी उठ जाते हैं और भागते हुए बबलू के पास आते हैं। अरे बबलू, ये तो नीलू की आवाज थी ना, वो कहाँ है? तभी घसीटा की नजर उस झूले पर पड़ती है। उसे नीलू उस पेड़ के नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? नीलू उस झूले के पास कैसे चली गई? फिर वे तीनों भागते हुए उस झूले के पास जाते हैं। उन्हें नीलू वहां बेहोश पड़ी हुई मिलती है। हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया नीलू? नीलू, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, अब क्या होगा? फिर वे सब लोग वापस अपने घर आ जाते हैं और सुबह होने पर नीलू को होश आता है। नीलू, तुम ठीक तो हो ना? आज के बाद कभी उस झूले के पास नहीं जाना। उस झूले पर किसी चुड़ैल का साया है। ठीक है दीदी, मैं आज के बाद उस झूले के पास कभी नहीं जाऊंगी। फिर रात होने पर सब सो रहे होते हैं। तभी नीलू की नींद खुल जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके पैर उल्टे हो जाते हैं और वो घर से निकलकर झूले की तरफ चल देती है और झूला झूलने लगती है। उसकी हंसी सुनकर उन सब की नींद खुल जाती है। निर्मला और घसीटा भागते हुए बबलू के कमरे में आते हैं और नीलू को वहां ना पाकर परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, अब ये नीलू कहाँ चली गई? फिर वे सब खिड़की से झांक कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नीलू झूला झूल रही होती है। अरे मर गए रे, ये नास मीठी तो फिर से झूला झूलने चली गई। अरे बेवकूफ बबलू, अपनी पत्नी को संभाल कर नहीं रख सकता क्या? देख तेरी पत्नी आधी रात को कैसे झूला झूल रही है। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने इसे समझाया भी था कि उस झूले की तरफ कभी मत जाना। अरे जल्दी चलो, हमें अभी नीलू के पास जाना होगा, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। फिर वे तीनों भागते हुए उस झूले के पास पहुंच जाते हैं। ए नास मीठी नीलू, चल जल्दी से इस झूले से नीचे उतर। तुझे कल भी समझाया था ना, इस झूले की तरफ नहीं जाना। एक बार में समझ नहीं आता क्या? जरा इसके पैरों की तरफ तो देखो। अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल बन गई है। अरे मर गए रे, मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई। अब क्या होगा? अरे भागो रे भागो, सब अपनी जान बचाकर भागो। अरे मैं तो जीते जी विधवा बन गया। अरे मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई। फिर वे तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कुछ गांव वाले मिलते हैं। अरे घसीटा भाई, क्या हुआ? इतनी रात गए कहाँ भागे जा रहे हो? अरे भाई, इसकी पत्नी नीलू शहर से आई थी और रात को वो बरगद के पेड़ के नीचे बंधे झूले पर झूला झूलने चली गई। अब उस चुड़ैल ने उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? चलो हम सब मिलकर अभी वहाँ चलते हैं। फिर वे सब गांव वाले मिलकर वहाँ पहुँच जाते हैं। नीलू अभी भी झूला झूल रही होती है। ए चुड़ैल, बस बहुत हो गया। तूने हम गांव वालों को बहुत परेशान किया है। तेरी वजह से कोई भी रात को इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन बस आज तेरा खेल खत्म करके ही रहेंगे। चलो भाइयों, आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ना, बता रहे हैं। भाइयों, हमें इस झूले को इस पेड़ से काट कर अलग करना होगा। फिर कुछ गांव वाले खंजर से झूले की रस्सी तोड़ देते हैं। झूला टूटते ही नीलू नीचे गिर जाती है और चुड़ैल गुस्से में नीलू के शरीर से बाहर निकल जाती है। हे गांव वालों, ये तुमने सही नहीं किया, अब तुम सब मरोगे। भाई जल्दी से इस झूले में आग लगा दो, हो सकता है इस झूले के जलने से ये चुड़ैल भी मर जाए। तभी एक गांव वाला उस झूले को आग के हवाले कर देता है। उस झूले में आग लगते ही वह चुड़ैल भी तड़पने लगती है और कुछ ही देर में वो भी जलने लगती है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे मर गई रे। गांव वालों, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं वापस आऊंगी। फिर देखते ही देखते चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और गांव वालों को उस भूतिया झूले से छुटकारा मिल जाता है। एक रामपुर नाम का गांव था। गांव से कुछ ही दूरी पर एक भूतिया रेलवे स्टेशन था।
गांव के लोगों का उस रेलवे स्टेशन से आना जाना तो क्या, उसके आसपास भी भटकते नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि उस रेलवे स्टेशन पर भूत रहते हैं। हर अमावस्या की रात उस भूतिया रेलवे स्टेशन से भूतों की बारात निकलती है, वह भी पूरे गाजे बाजे के साथ। बारात में एक भूतिया दूल्हा अपनी पूरी पलटन के साथ गांव में आता है और एक जवान लड़की को अपने साथ ले जाता है। आज फिर वही मनूस अमावस्या की काली रात आ गई। घर में एक जवान बेटी है, कैसे मैं उसकी रक्षा करूं? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं। कोई भी दरवाजा खटखटाएगा तो खोलना मत। आज हम में से कोई भी पूरा रात नहीं सोएगा। तभी दिनेश की बेटी रूबी बोलती है, पिताजी, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? मुझे उन भूतिया बारातियों के साथ नहीं जाना। मेरी बच्ची, तेरे माता पिता के होते हुए तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पूरा गांव दहशत से अपने अपने घर में छिपकर बैठ जाता है। तभी गांव में ढोल और शहनाई की आवाजें आने लग जाती हैं। आवाज इस भूतिया बारात की ही थी, जो रेलवे स्टेशन से निकलकर गांव की तरफ आ रही थी। गांव वालों, दिखाई और सुनाई नहीं देता क्या? तुम लोग को तो देखो, बारात आई है। हमारा स्वागत नहीं करोगे? मेरी दुल्हन कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही मुझे। अब भूतिया बारात गांव में आ चुकी थी। सुनीता अपनी फूल जैसी बेटी को एक कोने में छुपाकर बैठी हुई थी। तभी भूत आगे की तरफ बढ़ता है और जोर जोर से हंसने लगता है। आज तो मेरी शादी है। बिना दुल्हन लिए मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तुम गांव वाले मेरी दुल्हन को साथ विदा करते हो, या मैं खुद तुम्हारे मातम के साथ उसे अपने साथ ले जाऊं? गांव में पूरा सन्नाटा था, मानो गांव में कोई इंसान ही नहीं रहता हो। तभी वह भूतिया दूल्हा दिनेश के घर में दरवाजा तोड़कर घुस जाता है। तुम्हारा दामाद आया है। स्वागत नहीं करोगे अपने दामाद का? मेरी बेटी को छोड़ दो, वो अभी बच्ची है। उसकी अभी शादी की उम्र रही है। बेशक तुम मेरी जान ले लो। मुझसे झूठ बोलता है बुढ़े। कल तू ही तो अपनी बेटी के लिए दूसरे गांव में रिश्ता देखने गया था। मुझे सब पता है, सब पता है मुझे। मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। मैं उसकी माँ हूँ। मैं अपने जीते जी अपनी बेटी की शादी एक भूत से नहीं होने दूंगी। फिर क्या था, उस भूतिया दूल्हे को बहुत गुस्सा आता है और वह रूबी के माता पिता को वहीं जान से मार देता है। रूबी अपने कमरे में जैसे तैसे छुपकर बैठी थी। छोड़ो मुझे अपने माता पिता के पास जाने दे। पर वो भूत उसकी एक नहीं सुनता। वो रूबी को अपने साथ उसी भूतिया रेल स्टेशन में ले जाते हैं। अगली सुबह होते ही प्रियंका और उसके परिवार के सांस में सांस आती है। कल तो हमारी बच्ची बाल बाल बच गई, पर जो रूबी के परिवार के साथ हुआ वह बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर हम कब तक अपनी बेटी की रक्षा करते रहेंगे? एक ना एक दिन तो वो भूत हमारी बेटी को भी उठाकर ले जाएगा। उस रात के बाद पूरे गांव में डर का खौफ छाया हुआ था। हर जगह मातम बिखरा हुआ था। गांव वाले मिलकर रूबी के माता पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन पूरे गांव वालों की जुबान पर बस भूतिया बारात की ही बातें थीं। अरे गांव वालों, ये सब कब तक चलेगा? वे भूत बेधड़क आते हैं और हमारी आंखों के सामने हमारी बेटियों को उठाकर चले जाते हैं और हम बेबस, लाचार बस देखते रह जाते हैं। दिनेश की बेटी रूबी हमारी भी तो बेटी थी ना? बिल्कुल सही कह रहे हो। इस गांव की हर एक बेटी तो हमारी बेटी जैसी ही है। उन सब की रक्षा करना हम सबका फर्ज है। हम सब गांव वाले मिलकर उस भूत का सामना करेंगे। तुम चिंता मत करना। वह तो सब सही है भाई, लेकिन हम कब तक अपनी बेटियों को कंवारा रखेंगे? जिसकी भी बेटी जवान और शादी के लायक होती है, पता नहीं कैसे उस भूत को पता चल जाता है और वह उसे उठा के अपने साथ ले जाता है। मेरी बेटी भी है और उसकी भी अब शादी होने वाली है। मैं कैसे अपने कलेजे के टुकड़े को उस भूत के हवाले कर दूं? अगले दिन पूरा गांव मुकेश की बेटी प्रियंका के शादी में लगा था। एक तरफ सजावट तो दूसरी तरफ मिठाइयां बन रही थीं। अब फेरों का समय था। दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे हुए थे कि तभी अचानक रेलवे स्टेशन से भूतिया बारात गांव की तरफ आ जाती है। सभी गांव वाले भूतों को देखकर अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। अरे गांव वालों, तुम सबने तो मेरा साथ देने का वादा किया था ना, और कहा था कि हम इन भूतों का मुकाबला करेंगे। अब क्या हुआ तुम्हारे वादे का? तभी मुकेश की बेटी प्रियंका और पत्नी शोभा भी वहां आ जाती हैं। तुम्हारा यह साहस कि मेरे बिना तुम अपनी बेटी की शादी करने चले थे। जैसे ही भूत प्रियंका के माता पिता को मारने वाला होता है कि तभी प्रियंका उसी भूतिया दूल्हे के सामने आ जाती है और कहती है, आप मेरे माँ बापूजी को मत मारिए।
अच्छा छोड़ दूं इसे, मैं बस एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, अगर तुम मेरे से शादी करोगी। नहीं नहीं मेरी बच्ची, शादी के लिए तू हाँ मत करियो। तेरी शादी से अच्छा है कि यह भूत हमारी जान ले ले। माँ पिताजी, अगर इस भूत से शादी करने से आप दोनों की जान बचती है तो मैं यह शादी जरूर करूंगी। यह कहते ही भूतिया दुल्हा अपने बैंड बाजी के साथ प्रियंका को अपने साथ भूतिया रेलवे स्टेशन की ओर ले जाने लगता है। रुक जा मेरी बेटी, तू ऐसा मत कर। किसी गांव वाले की हिम्मत नहीं होती कि उस भूतिया बारात का सामना कर सके, क्योंकि उस बारात में एक से बढ़कर एक खूंखार भूत और चुड़ैल मौजूद थे। वहीं प्रकाश नाम का व्यक्ति अभी हाल ही में गांव में आया था और यह सब देखकर वह कहता है, ये ठीक नहीं किया हम सब ने। मेरी भी एक बहन है और उसकी भी उम्र शादी के लायक हो गई है। क्या उस प्रियंका की जगह मेरी बहन होती तब भी ऐसा ही करते हम लोग। गांव की बेटियों को हम यूं ही उन भूतिया बारातियों के हवाले करते आ रहे हैं, कल को मेरी सरिता का नंबर ना हो। भैया भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। आए दिन इन भूतों का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। दुल्हन का वह सुहाग का जोड़ा उनके मौत के जोड़े में तब्दील होता जा रहा है। बहन तू चिंता मत कर, मैं इसका समाधान जरूर निकालूंगा और तेरे साथ साथ इन गांव वालों को भी इन भूतिया बारातियों से मुक्त कराऊंगा। इसके बाद प्रकाश जंगल में एक तपस्वी तांत्रिक के पास जाते हैं और उनके पास पहुंचकर अपने गांव का हाल बताता है। बेटा मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे गांव पर एक श्रापित भूतिया बारात का साया है और उस भूतिया बारात से छुटकारा पाने के लिए मेरे कहे अनुसार नियमों का पालन करना होगा। जी तांत्रिक बाबा। इसके बाद वो तांत्रिक प्रकाश को समाधान और नियम बताते हुए एक गंगा जल की बोतल देते हैं और कहते हैं, जा बच्चा, तेरे और तेरे गांव वालों का कल्याण हो। जिसके बाद प्रकाश गंगा जल लेकर गांव आ जाता है और सभी गांव वाले से कहता है, सुनिए गांव वालों, इस भूतिया बारात से छुटकारा पाने का एक उपाय मुझे मिल चुका है, लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए होगा। हम सब तुम्हारा साथ देंगे, बताओ क्या करना है। बस आप सब एक काम कीजिए कि आज की रात शादी का प्रबंध कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। प्रकाश के ऐसा कहते ही पूरा गांव शादी की तैयारी में लग गया और ऐसे ही अब रात हो चली थी और शादी की बात उन भूतिया बारात को भी पता चल गई थी, जिसके बाद वो भूतिया बारात बैंड बाजे के साथ गांव में आ खड़ी हुई। कहाँ है मेरी दुल्हन, बताओ कहाँ है मेरी दुल्हन। भूतिया दूल्हा मंडप में एक दुल्हन को देखता है और उसे अपने साथ भूतिया रेलवे स्टेशन के अंदर एक पुरानी सी ट्रेन के डिब्बे में लेकर चला जाता है, जहां पर बहुत सारे कंकाल ही कंकाल पड़े हुए थे। तभी वह दुल्हन घूंघट उठाते हुए कहता है, ये रही तुम्हारी दुल्हन, कर लो अब शादी। धोखा, धोखा हुआ है मेरे साथ, धोखा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भूत के ऐसा कहते ही प्रकाश अपने हाथों में छुपाए हुए गंगा जल को उस ट्रेन में पड़े कंकाल के ऊपर छिड़क देता है और बाहर निकल जाता है, जिसके बाद उस पूरी ट्रेन में आग लग जाती है और वह भूतिया बारात उस आग में भस्म हो जाती है। अशोक के इस काम से अब गांव में बेटियों की शादी अच्छे से होने लगती है और सब कुछ ठीक हो जाता है।